नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज डोमिनिकन गणराज्य में मंगलवार रात एक नाइट क्लब में भीषण हादसा हुआ। राजधानी सेंट डोमिंगो के इस नाइट क्लब की छत अचानक गिर गई, जिसमें कम से कम 79 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हैं। इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि छत एकदम कैसे गिरी ये समझ नहीं आ रहा। तो नाइट क्लब में 79 लोगों की मौत, जिम्मेदार कौन? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश की अपदस्थ राष्ट्रपति शेख हसीना ने अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऑनलाइन किया संबोधित। बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर जताई आपत्ति। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम के खिलाफ लिया तगड़ा एक्शन। मिसाइल कार्यक्रम में शामिल 7 कंपनियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, लगा दिया प्रतिबंध। इजरायल की अदालत ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले पर लगाई रोक। आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के चीफ को हटाने का सरकार ने दिया था निर्देश। और चलते चलते में देखेंगे, जापान ने किया तकनीक में कमाल। 6 घंटे में 3D प्रिंटिंग तकनीक से एक रेलवे स्टेशन को खड़ा किया। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन पर अमेरिका का तीसरा टैरिफ अटैक, 104% लगाया टैरिफ। कहा जवाबी कार्रवाई चाइना की गलती थी। पाकिस्तान ने बैसाखी के लिए रिकॉर्ड संख्या में दिया भारतीयों को वीजा। पाकिस्तान भारत धार्मिक प्रोटोकॉल समझौता 1974 के तहत 3000 सिख तीर्थ यात्रियों को पाकिस्तान जाने की है इजाजत। सरकार ने इस बार जारी किए 6751 वीजा। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया फिर हुए आमने सामने। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरियाई सैनिकों पर चेतावनी के तौर पर चलाई गोलियां। ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ यूरोपीय संघ में 27 देशों का समूह, अमेरिका पर लगाएगा 25% जवाबी टैरिफ। तो डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो में मंगलवार रात एक नाइट क्लब में भीषण हादसा हो गया। इस नाइट क्लब की छत अचानक गिर गई, जिससे लगभग 79 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 160 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मलबे में दबे कई लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान क्लब में 500 से 1000 लोग मौजूद थे। बता दें कि सेंटो डोमिंगो के फेमस जेट सेट डिस्कोथेक में मशहूर गायक रूबी पेरेज के कॉन्सर्ट के दौरान अचानक नाइट क्लब की छत ढह गई। मृतकों में एक मशहूर गायक, मोंटे क्रिस्टी स्टेट की गवर्नर और बार मेजर लीग बेसबॉल पिचर ऑक्टेवियो डोटेल भी शामिल है। 7 बार मेजर लीग बेसबॉल ऑल स्टार रहे नेल्सन क्रूज की बहन नेल्सी क्रूज भी इस हादसे का शिकार हुई हैं। उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले हादसे की जानकारी डोमिनिकन राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर को दी थी और फोन करके बताया कि वे नाइट क्लब में मलबे के नीचे दबी हुई हैं। उन्होंने फर्स्ट लेडी राकेल अब्राजे को भी फोन किया था। इसके बाद ही बचाव अभियान शुरू हुआ था। सिंगर रूबी पेरेज भी हादसे में घायल हुए हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के डायरेक्टर जुआन मैनुअल मेंडेज ने हादसे की जानकारी दी। राष्ट्रपति लुइस अबिनाडर के प्रवक्ता होमेरो फिगेरोआ ने हादसे की पुष्टि की और बताया कि छत गिरने के कारणों के बारे में अभी पता नहीं चला है, लेकिन हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। करीब 50 साल पुराना नाइट क्लब है, तो छत के जर्जर होने और लापरवाही बरते जाने का शक ज्यादा है। जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के सामाजिक और राजनीतिक हालात लंबे वक्त से चिंता का विषय बने हुए हैं। देश दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। कई सवाल मोहम्मद यूनुस के प्रशासन पर उठ रहे हैं, तो कहीं शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब एक बार फिर पूर्व पीएम शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने यूनुस सरकार पर तीखा हमला बोला है। हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के पास देश चलाने के लिए कोई संवैधानिक आधार या जनादेश नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद यूनुस ने विदेशी धन के जरिए एक सुनियोजित योजना के तहत सत्ता हासिल की और छात्रों के साथ ही लोगों को भी गुमराह किया। यानी एक तरह से हसीना ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे यूनुस के साथ मिलकर विदेशी साजिश की बात कही है। शेख हसीना का ये बयान उस दौरान आया जब वो अपनी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग पर भी कड़ी आपत्ति जताई। दरअसल बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और इस बीच अंतरिम सरकार की तरफ से अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, जिसे लेकर शेख हसीना भड़क गई। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार की हिमाकत मुझे हैरान कर देती है।
प्रतिबंध की मांग करने वालों के क्या अधिकार हैं? यूनुस खुद एक फांसीवादी हैं। उन्होंने उन श्रमिकों, शिक्षकों, छात्रों और अन्य लोगों पर निर्मम कार्रवाई की जो अपनी उचित मांगों के लिए अभियान चलाने की कोशिश कर रहे थे। हसीना ने यूनुस सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी कोई परजीवी नहीं है या बाढ़ के पानी के साथ नहीं उभरी। जिस देश में वे अब रहते हैं उसका नाम भी बोंगो बंधु शेख मुजीब ने ही दिया है। उन्होंने अवामी लीग के संगठनात्मक ढांचे का इस्तेमाल करके बंगाल के लोगों को एकजुट किया था और देश को स्वतंत्र बनाया था। किसी को भी इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए। हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका असली चेहरा अब दुनिया के लोगों के सामने बेनकाब हो चुका है। वो कितने धोखेबाज, भ्रष्ट और बड़े आतंकवादी हैं। पूर्व पीएम ने कहा कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सब कुछ छोड़कर देश छोड़ दिया है। संविधान के मुताबिक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और संसद सदस्यों के चुने हुए उम्मीदवार के रूप में मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हूं। उनकी सत्ता की कोई वैधता नहीं है। हसीना के बयानों ने यूनुस सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पहले से ही देश में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोगों में असंतोष है और पूर्व पीएम खालेदा जिया की पार्टी भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ऐसे में शेख हसीना का यह ऐलान कि मैं देश छोड़कर नहीं गई, मैं ही प्रधानमंत्री हूं, यह अपने आप में काफी बड़ा बयान है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान पर अमेरिका के एक्शन की। तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच पहले जो साझेदारी दिखाई देती थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है और अब अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है, जिससे पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका ने 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियों को अपनी निगरानी सूची में डाल दिया है। इन कंपनियों में ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग, इंटेनटेक इंटरनेशनल, इंट्रालिंक इनकॉर्पोरेटेड, प्रोक मास्टर, रहमान इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज और अन्य का नाम शामिल है। अमेरिका उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो यानी BIS का कहना है कि ये कंपनियां असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में शामिल रही हैं, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए बड़ा खतरा माना गया है। अमेरिका की कार्रवाई यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही 7 दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान के कारण अमेरिका से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बिजनेस कंसर्न, ग्लोबल ट्रेडर्स और लिंकर्स ऑटोमेशन प्रमुख रूप से शामिल है। दरअसल अमेरिका का यह फैसला निर्यात प्रशासन विनियमों यानी EAR में हाल ही में किए गए बदलावों के बाद आया है। फेडरल रजिस्टर की वेबसाइट पर बताया गया कि इसका असर पाकिस्तान के साथ ही चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और UAE की 70 कंपनियों पर भी पड़ेगा। अमेरिका का कहना है कि ये नए प्रतिबंध अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक इन कंपनियों की पहुंच को सीमित कर देंगे, जिससे उनसे जुड़े निर्यात, पुनः निर्यात और देश में ट्रांसफर के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की जरूरत होगी। पाकिस्तान को अमेरिका के इस फैसले से काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान भी अमेरिका के फैसले पर भड़क गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को गलत और राजनीति से प्रेरित बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने इसे पाकिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी तक पहुंचने में बाधा बताया। उन्होंने कहा कि यह एक्शन वैश्विक निर्यात नियंत्रण उद्देश्यों के प्रतिकूल है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेतन्याहू को लगे झटके की। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अदालत से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस ने आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के चीफ रोनेन बार को हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि रोनेन अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देती। कोर्ट का यह आदेश 10 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसमें विपक्षी पार्टियों और अन्य पार्टियों से सरकार के 21 मार्च के शिन बेट को हटाने वाले फैसले को चुनौती दी गई थी। नेतन्याहू सरकार ने विश्वास की कमी का हवाला देकर बार को हटाने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस ने सरकार को आदेश दिया है कि जब तक अगला फैसला नहीं आता तब तक वो रोनेन बार को हटाने के संबंध में कोई कदम न उठाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस दौरान सरकार किसी भी नए चीफ का ऐलान भी नहीं कर सकती और न ही किसी कार्यवाहक प्रमुख की नियुक्ति करेगी। इसके अलावा बार की शक्तियों को कम भी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार और अटॉर्नी जनरल गली बहराम मियारा को यह भी कहा कि अगर वे कोई आपसी समझौता करते हैं तो उसे 20 अप्रैल तक अदालत में पेश करना होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कोर्ट के इस फैसले को हैरान कर देने वाला बताया है। सरकार ने अटॉर्नी जनरल पर आरोप लगाया है कि वो जांच का बहाना बनाकर किसी भी हालत में रोनेन बार को हटाने से रोक रही है। उनका कहना है कि जज कई बार ये कह चुके हैं कि शिन बेट प्रमुख को हटाने का अधिकार सरकार के पास है। नेतन्याहू अब भी नए उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रहे हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के पहले 3D रेलवे स्टेशन की।
तो जापान ने तकनीकी क्रांति का एक अनोखा नमूना पेश करते हुए सिर्फ 6 घंटे में 3D प्रिंटिंग तकनीक से एक रेलवे स्टेशन खड़ा कर दुनिया को हैरान कर दिया है। वाकायामा प्रांत के अरेदा शहर में बना ये स्टेशन, जिसका नाम हात्सुशिमा स्टेशन है, ये 1948 में बने पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह ले चुका है। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने इस अभूतपूर्व प्रोजेक्ट के लिए सेरेंडिक्स नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हाथ मिलाया। इस छोटे से स्टेशन से रोजाना करीब 530 यात्री सफर करते हैं और ये एक रेल लाइन को सपोर्ट करता है। इस स्टेशन की कहानी किसी जादू से कम नहीं है। इसके हिस्सों को कुमामोतो की एक फैक्ट्री में 3D प्रिंट किया गया, जहां इन्हें कंक्रीट से मजबूत बनाया गया। प्रिंटिंग और तैयारी में 7 दिन लगे। फिर 24 मार्च को यह हिस्से 800 किलोमीटर दूर ट्रकों से स्टेशन स्थल तक पहुंचाए गए। रात 11:57 पर आखिरी ट्रेन के गुजरते ही मजदूरों ने काम शुरू किया। भारी क्रेनों की मदद से पार्ट्स को जोड़ा गया और सुबह 5:45 पर पहली ट्रेन आने से पहले ही नया स्टेशन तैयार था। यह सब पुरानी इमारत से बस कुछ ही फीट की दूरी पर हुआ। पारंपरिक तरीके से ऐसा निर्माण 2 महीने से ज्यादा लेता और लागत भी दोगुनी होती। 3D प्रिंटिंग ने न सिर्फ समय और पैसे बचाए, बल्कि कम श्रमिकों की जरूरत को भी साबित किया। हालांकि टिकट मशीन और कार्ड रीडर जैसे उपकरण जुलाई तक लगेंगे। घटती आबादी और महंगे रखरखाव के दौर में जापान की ये पहल निर्माण के भविष्य की झलक है। ये तकनीक सस्ते, तेज और टिकाऊ ढांचों का वादा करती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।